अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सबको पता होनी चाहिए कि हमारी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ना, ये सिंपली रूल्स हैं या गाइडलाइंस हैं जो हमें बताती हैं हम कैसे रिकॉर्ड करें या रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे हो। सिंपली समझाऊंगी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस हैं जो हमें कहती हैं कि हम कैसे अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएं ताकि सबकी फिनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बिजनेसेस हैं सबकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी आ जाए। अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको हमने दो चीज़ों में क्लासिफाई किया है, एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट देखते हैं क्या है। अकाउंटिंग कंसेप्ट सिंपली बेसिक अजम्पशंस हैं या कंडीशंस हैं जिन पे बेस्ड है हमारी अकाउंटिंग, वो अजम्पशंस जिन पे बेस्ड है हमारी अकाउंटिंग। अब हम मेन टॉपिक की ओर आ रहे हैं। पहला कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है ना, ये पहला कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि ये जो बिजनेस है और ये जो ओनर हैं ये दो डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है, डिफरेंट हैं ये दोनों। मतलब अगर ओनर है वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, कैसे करता है स्टार्ट, पैसा लगाता है बिजनेस में, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल जो ये कैपिटल है ना, जब हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं ना ट्रांजैक्शंस को, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब जब ये ओनर है, इसने कैपिटल डाला बिजनेस में, उस कैपिटल को हम कैसे बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, हम दिखाते हैं ये लाइबिलिटी है कैपिटल, ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जो भी ओनर बिजनेस में पैसा डालेगा उसे कैपिटल कहते हैं और वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बनती है। आपको आया समझ में, ओनर का पैसा भी बिजनेस पे कर्जा होता है, इसीलिए हमें ये पता होनी चाहिए ये कर्जा कैसे है बिजनेस पे ओनर का ही पैसा कैसे कर्जा है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ना, वो पहले ही ये क्लियर कर देता है कि बिजनेस और ओनर ये दो डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है। इसीलिए ओनर का पैसा जिसे कैपिटल कहते हैं वो बिजनेस पे लाइबिलिटी है। ये हुआ हमारा पहला कंसेप्ट। अब है दूसरा कंसेप्ट, दैट्स मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, ये मैं आपको बोल भी चुकी हूँ पहले। बिजनेस में खाली वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जिनको हम कन्वर्ट कर सके मनी में या जिनका मनी वैल्यू हो सके। मींस जिनका खाली जो क्वालिटेटिव हो उनको नहीं करते हैं रिकॉर्ड, जो क्वांटिटेटिव हो उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने मशीनरी लाई 3 लाख की, 3 लाख क्या है, 3 लाख क्या है, ये मनी वैल्यू है, मीन्स इसका मनी वैल्यू है, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। अब कोई एम्प्लॉय है, उसकी एफिशिएंसी बहुत है, बहुत ज़बरदस्त है, वो ऐसे डिसीजन देता है बिजनेस को जिससे इतना बेनिफिट होता है बिजनेस को, कहने की तो बात ही नहीं। लेकिन ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। अकाउंटिंग हमें रिस्ट्रिक्ट करती है, बोलती हैं कि इस ट्रांजैक्शन को, इस इंफॉर्मेशन को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। हालांकि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं, फिर भी हमारी अकाउंटिंग पहले ही लिमिट लगाती हैं कि आपको खाली वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जिनका कोई मनी वैल्यू है। और वो क्या, कौन कहता है, वो हमारा कंसेप्ट बोलता है, दैट्स मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब है तीसरा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें बोलता है सिंपली, ये जो बिजनेस है, बिजनेस जो है ये कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू फ्यूचर में चलेगा, चलता रहेगा। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर कोई कंपनी है ना, वो रजिस्ट्रेशन उसने ली, उसके बाद इसको पैसा चाहिए, ये खुद भी पैसा डालते हैं और लोगों से भी पैसा उठाते हैं थ्रू शेयर्स, थ्रू डिबेंचर्स। अब कोई डिबेंचर लेगा, कोई इन्वेस्टर 10 साल के डिबेंचर्स लेगा, ये जो बिजनेसमैन है ना, इसने पहले ही दिमाग में सोच के रखा है मैं पब्लिक से पैसा उठाऊंगा, 1 साल के बाद अपनी कंपनी को लिक्विडेट करूंगा, फिर सारा जो पैसा है वो खा जाऊंगा, मतलब नहीं रीपे करूंगा। हमारा अकाउंटिंग का कंसेप्ट पहले ही बोलता है ये जो बिजनेस है ना, इसको आपको कंटिन्यू चलाना है जब तक कोई सॉलिड रीजन ना हो इसको बंद करने का। अगर ये कंपनी है ना, इसको खाली और खाली बंद कर सकता है कोर्ट,
जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए इसको बंद करने का, इसको लिक्विडेट करने का, तब तक कंपनी बंद नहीं हो सकती। हत्ता कि अगर इसके सारे ओनर्स मर भी जाएं, कंपनी चलेगी। इसीलिए बोलते हैं, हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है बिजनेस की ऑपरेशंस कंटिन्यू चलेगी, बिजनेस एवर लास्टिंग है। अब है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, ये बोलता है जो भी आप डेबिट करोगे उसका इक्वल क्रेडिट होगा। जो भी आप कुछ डेबिट करोगे ना, उसके इक्वल अमाउंट में उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट तो ज़रूर आना चाहिए। कैपिटल से समझाऊंगी। ओनर है, उसने कैपिटल डाला 5 लाख का, 5 लाख का कैपिटल डाला बिजनेस में। अब देखो बिजनेस में क्या होगा, लाइबिलिटीज में आएगा कैपिटल 5 लाख, कैपिटल 5 लाख। ये जो कैपिटल आया ना बिजनेस में, लेकिन ये किस फॉर्म में है, कैश। कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। कैश आया कितना, 5 लाख। हमारे बिजनेस में कैश आया 5 लाख, लेकिन ये कैश क्या है, ये लाइबिलिटी भी है, ये बिजनेस पे कर्जा है। मींस हमारा क्रेडिट हुआ इक्वल टू डेबिट। वही अगर हम ऐसे भी लिखेंगे, डेबिट इक्वल्स क्रेडिट। यही है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये जो डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, ये है फाउंडेशन किसकी, अकाउंटिंग इक्वेशन की। ये है बेसिस अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती हैं जितना आपका एसेट है उतनी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। मींस आपके टोटल एसेट्स है ना, वो बराबर हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अगर बिजनेस में कहीं गड़बड़ी हुई, किसी बिजनेस में आ रहा है एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी उससे कम है, यानी कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक नहीं है। जब तक हमारे एसेट्स बराबर न हो कैपिटल और लाइबिलिटी के, तब तक हमारा अकाउंटिंग सिस्टम ठीक नहीं है। जब अकाउंटिंग सिस्टम ठीक होगा, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी ज़रूर आएगा, या एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन डिटेल में पढ़ेंगे, इस पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो इस टाइम आपको ड्यूअलिटी कंसेप्ट में याद रखना है, जो भी डेबिट करेंगे उसका इक्वल क्रेडिट होता है। उसी से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिस है, जो कहती है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी। आया आपको समझ में। और जो ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है ना, ये बिल्कुल बेसिस है किसकी, डबल एंट्री सिस्टम पे। हमारी बिजनेस कंपनीज में क्या चलता है, डबल एंट्री सिस्टम। मींस हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो डेबिट जाता है, एक तो क्रेडिट जाता है, और ये इक्वल होता है। अगर यहाँ 500 जाएगा, यहाँ पे भी 500 जाएगा। इसे ही कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब हम देखेंगे कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट सिंपली हमें बोलता है कि जो भी हम परचेज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एसेट परचेज किया है, उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करना है परचेज प्राइस पे, परचेज प्राइस पे, या इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस पे। फॉर एग्जांपल हमने लैंड खरीदा बिजनेस के लिए 9 लाख में, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है इसी 9 लाख पे। ये कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर हम 3 साल 4 साल के बाद देखेंगे ना, इसकी वैल्यू में चेंज आएगी मार्केट में। क्या पता अब यही लैंड मार्केट में 20 लाख का है, 20 लाख का है, लेकिन अकाउंटिंग क्या बोलती है, आपको यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है जिस पे आपने परचेज किया था। हाँ, ताकि वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कॉस्ट यही रखना है, इसे रिकॉर्ड नहीं करना है। यही है कॉस्ट कंसेप्ट। अब है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलती हैं, हाँ ये है कि बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, एवर लास्टिंग है, फ्यूचर में इसको ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखना है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कहती हैं कि इसको कुछ टाइम पीरियड के बाद अपनी परफॉर्मेंस जो होगी ना, उसे चेक करना होगा, चेक परफॉर्मेंस आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना होगा। क्यों चेक करना होगा, एक बिजनेसमैन देखेगा मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, हमारा डिविडेंड कितना बनता है, ये सारा बिजनेस का परफॉर्मेंस इसे देखना है। अगर बोलेगा कोई बिजनेसमैन कि पहले ही है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट,
ये कंसेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को वायलेट नहीं कर रहा है। ये बोलता है कि अकाउंटिंग कंटिन्यू बेसिस पे है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको अपनी फिनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करना है। अगर कोई बिजनेसमैन, आप सोचिए, वो बोलेगा मैं 1000 साल के लिए हूँ, 1000 साल के बाद मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करूँगा, तब तक नहीं करूँगा। क्या पता वो हर साल लॉस में चलता, मतलब हर साल लॉस होता होगा, तो 1000 साल के बाद क्या होगा, वहाँ पे तो सारा लॉस लॉस ही होगा। इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलता है, हाँ बिजनेस है फ्यूचर पीरियड के लिए, जो बोलता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में बोलते हैं किसी टाइम पीरियड के बाद अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना लाजमी है, जो यूजुअली होता है हमारा फिनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर 1 साल का होता है, और अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कब से स्टार्ट होता है? कैलेंडर ईयर जो है ना, कैलेंडर ईयर, वो 1 जैन से होते हैं दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। लेकिन जो अकाउंटिंग का ईयर है ना, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। ये 12 महीने आते हैं। इस साल को मतलब जब ये अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होगा, फिर हमें अपनी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस, अपनी फिनेंशियल परफॉर्मेंस, अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना पड़ता है। यही बोलता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हर पीरियड के बाद अपनी परफॉर्मेंस को देखें, जो यूजुअली है हमारा फिनेंशियल ईयर, दैट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब है रेवेन्यू, सातवां है रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, या इसे कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। आपकी मर्जी है आप क्या बोलें, रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये बोलता है, रेवेन्यू आप समझते हैं ना, मैं आपको बोल चुकी हूँ, जब हम सेल्स करते हैं ना, जो वहाँ से पैसा आता है उसे रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। अब कहता है ये बिजनेस, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलता है हम कब माने हमें रेवेन्यू मिला है। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। एक कस्टमर आया, मिस्टर ए आया, बिजनेसमैन, उसने बोला, ऑफिस में आया, बोला मुझे 5 लाख की गुड्स उठाने हैं। बिजनेस ने बोला अभी हमें कंप्लीट गुड्स नहीं हुए हैं, वो अंडर प्रोसेस है। इसने बोला कोई बात नहीं, आप ये 5 लाख अपने पास रखें, मुझे 2 महीने बाद वो गुड्स चाहिए। अब जो ये 5 लाख हमने रखे, क्या हम माने ये हमारा रेवेन्यू है? नहीं। रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलता है ये आपका रेवेन्यू नहीं है। आपका रेवेन्यू तभी माना जाएगा ये 5 लाख जब आप गुड्स को ट्रांसफ़र करोगे 2 महीने के बाद, चाहे आप 10 दिन के बाद ही करो, लेकिन मतलब ये है जब तक आप गुड्स को ट्रांसफ़र ना करो। अगर ट्रांसफ़र गुड्स ना हुए, अगर आपको पैसे भी मिले हो, वो रेवेन्यू नहीं है। जब गुड्स ट्रांसफ़र होंगे, जब गुड्स ट्रांसफ़र होंगे उसके बाद ये हमारा रेवेन्यू माना जाएगा। आया समझ में? ये रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट है। अब है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है हमें अपने एक्सपेंस को उस साल के रेवेन्यू के साथ मैच करना चाहिए। क्यों मैच करना चाहिए? क्योंकि हम जानते ही हैं प्रॉफिट में हम क्या देखते हैं, हम रेवेन्यूज़ को मैच करते हैं एक्सपेंस के साथ। अगर रेवेन्यू एक्सीड करा, अगर रेवेन्यू ज़्यादा हुआ हमारे एक्सपेंस से तो वो प्रॉफिट है, अगर एक्सपेंस ही ज़्यादा हुए रेवेन्यू से तो वो लॉस है। तो ये बोलता है मैचिंग कंसेप्ट, हम जिस साल में जो एक्सपेंस हुए हो उनका पूरा रिकॉर्ड रखें और उसी साल में जो रेवेन्यूज़ मिले उनको उसके साथ हम मैच करें ताकि हम अपना प्रॉफिट निकाल सकें। अब है एक्रूअल कंसेप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में इसी कंसेप्ट पे चलती हैं। जो आज की अकाउंटिंग है ना, सिंगल एंट्री सिस्टम तो चलती नहीं है। हमारे बिजनेस फील्ड में तो डबल एंट्री सिस्टम ही है, तो उसमें एक्रूअल कंसेप्ट ही चलता है। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है हमें उन सारी एक्सपेंस या सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है बिजनेस में जो जिस साल से रिलेटेड हो। अब क्या है इसका मतलब? फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस में है एम्प्लॉयज़, जैन में उन्होंने काम किया, जनवरी है ना पहला मंथ, उसमें उन्होंने काम किया, उनकी सैलरी बनती थी 2 लाख। लेकिन हमने क्या बोला,
हमने बोला, मैं आपको मंथ के हिसाब से इस टाइम एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, हमने ये जनवरी के एंड पे इनको पेमेंट नहीं की, हम इनको बोलते हैं हम आपको जून में पेमेंट करेंगे, जून में पेमेंट करेंगे। लेकिन हमारी अकाउंटिंग बोलती है ये जैन का एक्सपेंस है, इसको जनवरी के ही एक्सपेंस में डालना है, इसको जून के एक्सपेंस में नहीं डालना है। हम दिखाएंगे जनवरी में अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक मंथ का बना रहे हैं, एक मंथ का, तो जो जनवरी है ना, हम आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 लाख। आया आपको समझ में? एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है जो एक्सपेंस हमें हुआ है, जो एक्सपेंस जिस महीने में हुआ है, चाहे वो पे किया हो या नॉट पेड, नॉट पेड, पे किया हो या नॉट पेड, उससे कोई गारज नहीं है। एक्सपेंस ड्यू हुआ वो उसी अकाउंटिंग पीरियड, उसी मंथ, उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। वैसे ही जो रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू या इनकम्स हमें मिली हो, चाहे हमें रिसीव की हो या ना की हो, उसे उसी मंथ में रिकॉर्ड करना है। अब समझाऊंगी। बिजनेस ने इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट सेल्स की हैं। क्रेडिट आप समझते हैं ना, हम माल को बेचते हैं, बिजनेस माल को बेचता है लेकिन पैसा नहीं आता है, अभी कुछ टाइम के बाद पैसा आएगा। क्रेडिट सेल की है 30 लैक्स की, 30 लैक्स की, पैसा नहीं मिला है लेकिन गुड्स का ट्रांसफ़र हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अगले साल ये पैसा आएगा, अगले साल के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू दिखाएंगे? नहीं, हमारा एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है ये इस साल की रेवेन्यू है, ये इस साल में हमने सेल की है, तो इसको इसी साल में रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है। एक्रूड इनकम्स इन्हें बोलते हैं। तो आया आपको समझ में? जो एक्सपेंस, जो इनकम जिस साल के रिलेटेड, जिस साल में हुई होगी, उसको उसी साल में रिकॉर्ड करना है। चाहे हमने रिसीव किया हो, कैश को डिसबर्स किया हो या ना किया हो, इनकम को रिसीव किया हो या ना किया हो, हमें रिकॉर्ड करना है। ये हमारा एक्रूअल कंसेप्ट है। अब है 10th वाला, इट्स ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस में हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी ना, उनके पीछे कुछ बैकअप होना चाहिए। मतलब उनका कोई एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस क्या होता है? सबूत। सबूत क्या होगा एक ट्रांजैक्शन का? उसकी बिल्स होनी चाहिए। सिंपली समझाऊंगी, बिल्स होनी चाहिए। अगर हम बिजनेस में दिखा रहे हैं हमारी मशीनरी है 8 लाख की, जहाँ से हमने परचेज़ की, वहाँ से उस दुकानदार ने, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने या उस बिज़नेस यूनिट ने हमें बिल तो दी होगी ना, तो वो बिल बिज़नेस में मौजूद होनी चाहिए। अगर कल को कोई केस होता है ना किसी के खिलाफ, किसी बिज़नेस के खिलाफ कोर्ट में, वहाँ पे बातें काम नहीं करती हैं। वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो, उसके बाद उनका बैकअप उनकी वोचर्स, बिल से होना चाहिए, इनवॉइसेस से होना चाहिए। तब मानते हैं नहीं ये अथेंटिक लिखा है, ये चीज़ें जो लिखी है अकाउंटिंग में सारी की सारी ट्रू है, फ्रॉड नहीं है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट बोलता है जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो, उनको होनी चाहिए वहाँ पे अवेलेबल बिजनेस में इनवॉइसेस उसकी, वोचर्स उसकी, बिल्स उसकी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या हैं। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड आई एम कंक्लूडिंग नाउ। थैंक यू।